देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आज का जो आपका कीमती वक्त है उस पर खर्च कर रहे होंगे, क्योंकि आज पर यदि आप खर्च करते हैं और वो भी अपना कीमती समय अनावश्यक कार्यों में नहीं बल्कि पढ़ाई के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आपका जिस दिन परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर संतोष होगा और अपने ऊपर गर्व होगा और आपके माता पिता का जो भी श्रम है, जो भी वो मेहनत करते हैं आपके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, उनका मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होगा। तो अपने माता पिता की आंखों को देखते हुए, उनकी आंखों में पल रहे सपनों को देखते हुए आप लोग अच्छी दिशा में अपना कदम बढ़ाते रहिए और निश्चित रूप से आप इतिहास में अपने नाम को एक दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर पाने में सक्षम होंगे। तो इकोनॉमिक्स का जो सेशन जो था सो समाप्त हो चुका है। 7 अध्याय से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे इकोनॉमिक्स से, उन तमाम प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रख दिया है। आप लोग जाकर के गुरु दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, है ना। अब हम लोग आज से क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का सेशन आरंभ कर रहे हैं। भूगोल के प्रथम जो यूनिट है उससे का आज हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसके पश्चात ज्योग्राफी को भी समाप्त करेंगे। उसके पश्चात हम लोग हिस्ट्री में भी जाएंगे। तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का गंभीरतापूर्वक हम लोग चिंतन करेंगे और किस प्रकार उस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज जो चैप्टर मैं आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूँ उस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसका प्रथम यूनिट है, कई यूनिटों में बैठा हुआ है, 5 यूनिट में लगभग बटा हुआ है ये। तो प्रथम यूनिट जो है प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन जो यूनिट है संसाधन एवं उपयोग के अंतर्गत उसका हम लोग आज जिक्र करेंगे। और इस पार्ट में मैं उन प्रश्नों को आपके बीच में रखूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है। तो उन्हीं प्रश्नों को आपके बीच में रखा जाएगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और ऐसी आशा है कि आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो आपसे वो तमाम प्रश्न बन जाएंगे, है ना, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं अथवा पूछे जा चुके हैं, है ना, पूछे अथवा पूछे जाएंगे। तो जो भी प्रश्न होता है उन प्रश्नों को आप लोग तन्मयता के साथ सुनिए, पढ़िए और निश्चित रूप से आप यदि अपने पढ़ाई पर यदि अपना समय खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका कुछ रिटर्न आएगा। रिटर्न मतलब कुछ वापस आएगा, है ना। जैसे कोई भी बिजनेसमैन क्या होता है, तो बिजनेस में अपना पैसा खर्च करता है, किस उद्देश्य से करता है, ताकि उसको लाभ हो। और जब वो पूरी बिजनेस की गतिविधियों को पूरा प्रबंधन अच्छे ढंग से करता है ना, अपने श्रमिकों को खुश रखता है ना, तो निश्चित रूप से उसके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और उसको लाभ होता ही है। तो आप भी यदि अपना समय यदि पढ़ाई पर खर्च करेंगे और अच्छे तरीके से हर एक जो भी आपके पास समय शेष है उसका मैनेजमेंट करते हुए यदि आप लोग पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी परिणाम संतोषजनक आएगा। तो प्राकृतिक संसाधन जो यूनिट है उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जितने भी साधन हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे संसाधन कहलाते हैं, है ना। चाहे वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो अथवा मानव जनित संसाधन हो, है ना। हर एक संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना, वे तमाम चीज क्या कहलाते हैं? तो संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे समक्ष ये किताब है, ये किताब भी क्या है? एक संसाधन का उदाहरण है। इस किताब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, हम अपने ज्ञानों में वृद्धि करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये संसाधन हुआ, है ना, संसाधन ही है यह। उसके पश्चात हमारे हाथों में एक घड़ी है, इस घड़ी से हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग समय देखते हैं, ये भी क्या है? संसाधन का उदाहरण है ना। हम लोग जल पीते हैं, है ना, जल के बिना हम लोग जी भी नहीं सकते हैं, इसलिए जल ही जीवन है कहा जाता है। तो जल भी क्या है? जल एक प्राकृतिक संसाधन हो गया, है ना। जिस भूमि पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, है ना, वो भूमि भी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, वो भी संसाधन का उदाहरण है। तो ये सभी तमाम चीज क्या कहलाते हैं? तो संसाधन कहलाते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यदि नहीं किया जाएगा तो वर्तमान में भी लोगों को प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा और न ही आने वाले भविष्य को भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन का उपभोग करने का अवसर मिल पाएगा। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन कुछ एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका यदि लगातार हम लोग यदि दोहन करेंगे अथवा आवश्यकता से अधिक यदि उपयोग हम करते रहेंगे तो एक दिन वो संसाधन कहीं ना कहीं लुप्त प्राय हो जाएंगे, है ना। इसलिए प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसका हमें समुचित उपयोग करना चाहिए, है ना। कहने का मतलब जितना जरूरी हो उतना ही हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। आप लोग ग्रामीण परिवेशों में अथवा शहरी परिवेशों में भी देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं
जो ये सोचकर चलते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास असीमित है ना, तो जल के भी जो नोजल होता है उसको खोल करके छोड़ देंगे, जल बह रहा है ना, कोई परवाह नहीं, है ना, पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई की जा रही है निजी स्वार्थ के लिए। तो ये सभी चीज़ों का यदि नियमित रूप से यदि दुरुपयोग हम लोग करते रहेंगे तो इससे केवल और केवल नुकसान किसी को नहीं होना है, ये केवल नुकसान हम ही को होना है, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? तो लिखेंगे संसाधन संरक्षण का विशेष महत्व है ना, क्योंकि बिना संसाधन का संरक्षण कहने का मतलब है सुरक्षा, है ना। जो भी संसाधन हमारे पास है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो अथवा मानव जनित संसाधन हो, उसकी सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि संसाधन का संरक्षण प्रदान करने का मतलब है हमें खुद को भी सुरक्षित रखना। हम लोग संसाधन को सुरक्षित रखते हैं, इससे का मतलब यह नहीं कि संसाधन ही सुरक्षित रखते हैं, इससे हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसलिए संसाधन की सुरक्षा का सीधा सा मतलब है हम अपने भविष्य का भी निर्माण करते हैं और हम अपने भविष्य को भी बेहतर बनाते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो लिखेंगे पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि अधिक उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि में होता क्या है, तो इस कृषि में जो फसल जो होते हैं, तो फसल में क्या की जाती है, तो घास की पट्टियां दे दी जाती है ना, घास की पट्टियां विकसित कर दी जाती है, तत्पश्चात कृषि की जाती है ना। तो लिख देंगे पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि होती है, तो पट्टिका कृषि। उसमें क्या होती है, तो फसलों के बीच में क्या कर दी जाती है, तो घास की पट्टियां दे दी जाती है ना। तो वैसे कृषि को क्या कहा जाता है, पट्टिका कृषि कहते हैं, और पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में वही होती है कृषि, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। लिखेंगे मृदा का निर्माण प्राकृतिक और रासायनिक कारकों के कारण होता है। लिखेंगे मृदा का निर्माण जो है सो कारक के मृदा निर्माण के कारक निम्नलिखित है, अर्थात मृदा का निर्माण किन किन कारणों के कारण होता है। तो लिखेंगे स्थानीय जलवायु, इस कारण से मृदा का निर्माण। उसके पश्चात लिखेंगे जो भूमि का स्थलाकृति, जो भूमि स्थल की आकृति कैसी है ना, स्थल की आकृति, स्थल की ऊंचाई, है ना, जो स्थल की ऊंचाई पर भी निर्भर करती है मृदा का निर्माण। तो जलवायु, है ना, स्थल की आकृति, स्थल की ऊंचाई और समय, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं मृदा के निर्माण के, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं और इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो लेकिन जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम निम्नलिखित है, आप लोग नामों का उल्लेख करते हुए लिख सकते हैं। बिहार हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, है ना। इन राज्यों में जलोढ़ मृदा का क्या है, तो विस्तार है। उसके पश्चात इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं, तो धान हो गया, गेहूं हो गया, है ना, धान, गेहूं, गन्ना, ये सभी फसलें जो है सो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत क्या की जाती है, तो वो जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट इस पार्ट से पूछ सकता है आपसे कि जलोढ़ मृदा क्या है ना, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। तो लिखेंगे जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा होती है जो कि नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई होती है, और इन मृदा के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, तो लिख दीजिएगा, जो कि धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, ये सब फसलें जो है सो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत रोपी जाती हैं, बोई जाती हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जो खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे नई एवं जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है ना, और दूसरी ओर हम लिखेंगे, दूसरी ओर बांगर वाले मिट्टी में लिखेंगे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है ना। और लिखेंगे खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है और बांगर मिट्टी में क्या होता है, बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। और खादर मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उत्तरी बिहार, है ना, उत्तरी बिहार वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी बृहद पैमाने पर पाई जाती है। और बांगर मिट्टी कहाँ कहाँ पर, तो पंजाब में, है ना, पंजाब वाले जितने भी क्षेत्र है ना, तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पार्ट से, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। तो लिखेंगे मृदा संरक्षण में फसल चक्रण विभिन्न प्रकार से सहायक है। यदि फसल चक्रण की प्रक्रिया यदि अपनाई जाती है, फसल चक्रण होता क्या है पहले ये समझ लीजिए आप लोग। फसल चक्रण में क्या होता है, तो खेती जो है सब बदल बदल के की जाती है ना। यदि एक ही खेत में यदि लगातार यदि गेहूं की खेती की जाती रहे, धान की खेती लगातार नियमित रूप से हर वर्ष की जाती रहे, या फिर आलू मकई की खेती की जाती रहे, तो इससे क्या होता है, तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति जो है सो छिन्न हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। तो मृदा संरक्षण को इस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या की जाती है, तो आप लोग देखते होंगे जो कुछ दलहन कुछ तेलहन फसल भी रोप दिया जाता है खेतों में, है ना। जैसे आलू मकई है तो उसके किनारे किनारे पर सरसों छिड़क दिया जाता है ना, राई। तो इस प्रकार
या फिर अन्य कोई जो दलहन अथवा तिलहन के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनका छिड़काव कर दिया जाता है ना, या फिर रोप दिया जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्रण की पद्धति आवश्यक होती है, क्योंकि फसल चक्रण की पद्धति जब अपनाई जाती है तो इससे मृदा क्या होती है, मृदा की गुणवत्ता शक्ति जो है वो बरकरार रहती है ना, और मृदा असुरक्षित नहीं होती है और मृदा का संरक्षण नियमित रूप से जारी रहता है। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मन से पढ़ते रहिए और अपने कीर्तिमान भविष्य का निर्माण कीजिए, यही प्रार्थना आप सबसे करता हूँ। और माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती भगवती आप सब बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद।